गुज़िश्ता 19 दिसंबर में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ लखनऊ में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज से मुतल्लिक़ योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सीएए के खिलाफ हुए मुजाहरे के दौरान तशद्दुद में काफ़ी माली नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई करने के लिए योगी हुकूमत ने मुबैना तौर पर मुजाहिरीन की मिल्कियत जब्त करने का ऐलान किया था और उन्हें नोटिस भी रवाना किए गए हैं। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने का हुक्म दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें इल्जाम आयद किया गया है कि योगी हुकूमत लोगों की मिल्कियत को जब्त कर रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल नहीं किया जा रहा है। आठ फरवरी को दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। सीएए की मुखालफत में जारी एहतजाज को लेकर इलेक्शन कमीशन मुतफक्किर है। यही वजह है कि आज अपने खदशात को दूर करने के लिए इंतखाबी अफसरान और दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग का दौरा किया। उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन अफसरान ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए वाज़ेह लफ्जों में हालात को इत्मीनान बख्श करार दिया। इस मौके पर मुजाहरे के मुंतज़मीन और ख़वातीन ने वोटिंग के रोज़ दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वो हमारे पोलिंग स्टेशन सेटअप होंगे। 8 तारीख को वहाँ पर पोलिंग होगी, तो उस में किस तरह के इंतजामों की ज़रूरत है वो हम देखने के लिए आए थे और वो हमने देख लिया। इंस्पेक्शन हमारा हो गया और ज़रूरी इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। सर, इलाके में जिस तरीके का माहौल है, आपने देखा प्रोटेस्ट चल रहा है, कनेक्शन जो है टूट गया है, क्या लगता है ऐसे हालात में यहाँ पे वोटिंग और जिस तरीके से 8 तारीख की क्या स्थिति रहेगी यहाँ पे? शाहीन बाग में जो हमारी 5 लोकेशंस हैं वहाँ पर जाने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो कोई किसी किस्म की समस्या। सर, लोगों से मुलाकात करी है आपने जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे, कोई अपील की है? मैं यहाँ पर उस पर्पज़ से नहीं आया था। शाहीन बाग में जारी एहतजाज पर बीजेपी लीडर संगीत सोम का मुतनाज़ा बयान आया है। संगीत सोम ने कहा है कि शाहीन बाग में पिकनिक मनाया जा रहा है और यहाँ एहतजाज नोटों और बिरयानी पर चल रहा है। संगीत सोम के मुताबिक शाहीन बाग से लेकर देवबंद तक जारी एहतजाजी मुजाहिरों के लिए बाहर से फंडिंग हासिल हो रही है, जिनके खिलाफ मुकदमे कायम करने चाहिए। वहीं शर्जील इमाम जैसे लोगों को चौराहे पर लटकाकर गोली मार देनी चाहिए। इसके साथ ही संगीत सोम ने दारुल उलूम को भी निशाना बनाया। अजमेर में नमाज जुमा के बाद सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में कसीर तादाद में खवातीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने एनआरसी सीएए संघर्ष समिति की सरबराही में हुए इस मुजाहिरे में उलमाए किराम और दानिश्वरों ने खिताब किया और मरकजी हुकूमत से सीएए को मनसूख करने का मुतालबा किया। को क्या पता जिसके पास हुआ क्या, लोगों ने एजुकेशन हासिल किया, मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटियां बच गई। इसको यूं समझे कि मोदी जी अपनी बीवी को तो छोड़ देते। यहाँ पर ये जो जलसा रखा गया है सीएए और एनआरसी के और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज करने के लिए है और इस काले कानून को वापस लिए जाने के सिलसिले में हुकूमत हिंद से अपील की गई है और हम सभी इस काले कानून के तहे दिल से मजम्मत करते हैं। जैसे कि हम 45 दिनों से देख रहे हैं सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि हमारे प्रोटेस्ट को कोई सुन नहीं रहा। आज तक मोदी जी ने हमारे प्रोटेस्ट पे मन की बात नहीं कही है। हम उनकी मन की बात सुनने के लिए तरस हैं और जामिया के स्टूडेंट्स में उनको सलाम करना चाहूँगी। 45 दिनों से वो लगे हुए हैं और 45 दिन से शाहीन बाग की औरतें बैठी हैं, दिल्ली में लखनऊ में घंटा घर पे बैठी हैं, मगर कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन इससे हमारी हिम्मत कम नहीं हो रही है। हम लोग एनआरसी और ये सीएए जो निकाला है गवर्नमेंट ने, उसके लिए आए हैं क्योंकि ये बहुत ही गलत वे में निकला है और ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है अपनी सोसाइटी को, अपने जो सेक्युलर स्टेट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि ये एक सेक्युलर स्टेट है, और इसको डिवाइड कर रहा है वो। हम लोग इसका प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है और ये मुसलमानों को परेशानी देगी। मुसलमानों को ये लोग नागरिकता से हटा देंगे। देश के अंदर भुखमरी के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी थी, देश के अंदर
महंगाई के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी थी, हुकूमत ने उस लड़ाई को खाली भाई से भाई को लड़ाने के नाम के लाके जो खड़ी कर दी है पूरे देश के अंदर, और ख़ास तौर से आज गरीब नवाज के इस अजमेर के अंदर तमाम जो लोगों ने आज बैठकर इस बात के कहा कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत अपने फैसले पर पुनः विचार करे, इसको CAA और NRC को दोनों को वापस ले, और नहीं तो है कि बोले कि जो 36 कौम इस पूरे मूवमेंट में साथ खड़ी है। ये लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है, ये लड़ाई इस बात की है कि कौन हिंदू। दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर CAA और NRC के खिलाफ महाराष्ट्र के अमरावती के एरविन चौक पर भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना दिया जा रहा है। इस धरने को 40 से ज़ायद तंजीमों की हिमायत हासिल है। धरने में एहतजाजी हुकूमत को अपनी तरफ मुतवज्जा कराने के लिए नए नए अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से विजयवाड़ा में एहतजाजी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस रैली में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लीडर शरीक हुए। स्वामी अग्निवेश ने इजलास से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। CAA के खिलाफ बेंगलुरु के मशहूर तरीन इलाके MG रोड और ब्रिगेड रोड में एहतजाजी जलसा मुनक़िद हुआ। मकामी रुकन असम्बली NA हारिस की सदारत में हुए इस एहतजाज में महात्मा गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी और दीगर ने शिरकत की। एहतजाज में बड़ी तादाद में हिंदू और ईसाई मज़ाहिब के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर तुषार गांधी ने कहा कि CAA जैसे कानून के खिलाफ अवाम को अपना एहतजाज जारी रखना चाहिए। अगर खामोशी इख्तियार की गई तो मुल्क का मुस्तकबिल खतरनाक हो सकता है। रुकन असम्बली NA हारिस ने कहा कि हुकूमत को दीगर ममालिक की अक़लियतों की फिक्र है, लेकिन अपने ही मुल्क में रह रहे अक़लियतों का ख्याल नहीं। ये तो ये है कि अब इस मुल्क को बचाने के लिए हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और अगर ऐसे कानूनों का विरोध हमारी लोकसभाओं में, राज्यसभाओं में और असेंबलीज में नहीं होता तो इसका विरोध जनता ने रास्ते पर, सड़कों पे आके करना पड़ेगा। ये इस वक्त का फर्ज है। आप हिंदुस्तान में रहने वाले को तकलीफ नहीं करेंगे, हम तो कुछ बात नहीं करेंगे फिर। और आप कहते हैं पाकिस्तान से माइनॉरिटीज़ को, अफगानिस्तान का माइनॉरिटीज़ को, बांग्लादेश का माइनॉरिटीज़ को हम इधर प्रोटेक्शन देंगे। अरे पहले आपका माइनॉरिटीज़ को आप प्रोटेक्शन दो। Our Indian Constitution says all of us are equal in whatever religion you may follow, whatever culture you may practice, whatever language you may speak, wherever you may be in India, all of us are one. और अब बात पार्लियामेंट के बजट इजलास की। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज से आगाज हो गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दोनों ऐवानों से मुश्तरका तौर पर खिताब किया। सदर जमहूरिया ने हुकूमत की कारकर्दगी की सराहना की। जब उन्होंने शहरियत कानून का जिक्र किया तो अपोजिशन अरकान ने हंगामा किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि गांधी जी के ख्वाहिश को शहरियत कानून बनाकर पूरा किया गया। सदर जमहूरिया ने दफा 370 को हटाए जाने को तारीखी कदम बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी दीगर लोगों की तरह हुकूक मिले हैं। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः माननीय सदस्यगण, भारत ने हमेशा सर्वपंथ समभाव पर विश्वास किया है, लेकिन विभाजन के समय सबसे ज़्यादा प्रहार भारत और भारतवासियों के इसी विश्वास पर किया गया। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख जो वहां नहीं रहना चाहते वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है। पूज्य बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए समय समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनैतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना हमारा दायित्व है।
मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उनकी इच्छा को पूरा किया गया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब को काफ़ी मायूसकुन करार दिया। थरूर के मुताबिक मुल्क की मईशत खराब दौर से गुजर रही है और अभी भी $5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात की जा रही है। शशि थरूर के मुताबिक मरकज़ की फिरकावाराना पॉलिसी की वजह से जामिया में फायरिंग का वाक़या पेश आया। Blame the president because he reads what the government has given him to read. But it was a speech largely devoid of substance, the same old promises and claims which are simply divorced from reality. The country has reality that it's experiencing every day, and then you have the speech. The economy is in the doldrums, the 5 trillion is again repeated. There is empty, hollow statements one after the other. It was a very disappointing speech. I think it's shameful. I think this government is also responsible for creating a climate of hatred in which people feel that they are empowered to fire guns at protesters, peaceful protesters. It's really shocking. I'm very disappointed. And certainly the police should take action against it. कल वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में आम बजट पेश करेंगी। हमेशा की तरह आम बजट से आम लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है, लेकिन इस मरतबा अवाम ने वज़ीर ख़जाना से बेरोज़गारी कम करने और महंगाई कम करने के लिए बजट को दमदार बनाने की अपील की है। दिल्ली में लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। कल देश का बजट आने वाला है, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के और वो क्या उम्मीद सरकार से लगाए हुए हैं, इन तमाम बातों को जानने के लिए हम आए हैं निज़ामुद्दीन का ये बस स्टैंड है जहां पर हर जगह के लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान सारे लोग यहां पर आते हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर बजट क्या हो, कैसा हो, क्या उम्मीद करते हैं वो। भाई कल बजट आ रहा है, सरकार से आप क्या चाहते हैं, कैसा बजट लाए? सरकार से यही चाहते हैं कि अच्छा बजट आ जाए। गरीब आदमी परेशान ज़्यादा है, महंगाई को लेकर ज़्यादा परेशान है, एक तो कामकाज नहीं है, लोग वैसे ही परेशान हैं। यही बात है, बस सरकार ऐसा बजट लाए जो सबके बराबर में है, सबके घर खर्च पूरे हो जाए। घर खर्च से लोग परेशान है, कमाई खर्चे ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा कम है। कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। आप जैसे नौजवान क्या चाहते हैं, सरकार अपने बजट में क्या करे? सर बजट में तो EMI लोन्स वगैरह में ब्याज जो होते हैं वो थोड़े से इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए। EMI वगैरह में जो इंटरेस्ट ज़्यादा वो कम होने चाहिए। और दूसरा बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे सर अभी इनकम टैक्स में स्लैब तो 5 लाख की छूट है, अगर थोड़ा बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। 7 लाख करने की बात की जा रही है। रोजगार के लिए क्या सोचते हैं आप? तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो है हमारे देश में, लेकिन इतनी नहीं है जितना लोग दिखाते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। और थोड़ा जैसे लोगों की जो इनकम हो थोड़ी सी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए उस बारे में। बिल्कुल कल बजट आ रहा है। क्या चाहते हैं सरकार क्या करे, किस तरह का कदम उठाए? आप जैसे जो मुसलमान हैं, जो गरीब हैं, मुसलमान वैसे ही पिछड़ा हुआ माना जाता है, उनके लिए क्या करे? यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है, बजट पेश किया जा रहा है। ये तो मुल्क को धोखा में डाल रहे हैं। बजट क्या पेश करेंगे? मुल्क कहाँ जा रहा है? लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, सड़कों पर लोग पड़े हुए हैं, उसके लोगों को तो फिक्र नहीं प्रधानमंत्री जी को, और वो बजट क्या पेश करेंगे? लोगों को गुमराह करेंगे। कल हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो बजट लेकर आएंगी, लोगों को बताएंगे कितना पैसा यहाँ लगेगा, इस रोजगार में लगेगा, इस स्कीम में जाएगा। आप क्या उम्मीद करते हैं? न, मुझे इनके कहने और बजट में हमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की बजट है और लोगों को धोखा देने के लिए। बेरोजगारी इतनी हो गई है कि लोग रोजी के लिए मारे फिर रहे हैं। रोजगार का इंतजाम होना चाहिए। कल बजट आ रहा है, आप जैसी महिलाएं सरकार से क्या उम्मीद कर रही हैं? सारे तो महंगाई हो रही है, सारी चीज सस्ता होना चाहिए। अच्छा, महंगा लगता है? महंगाई तो हो रही है। बिल्कुल यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, इनसे जरूर पूछेंगे। क्या मोदी के राज में सब भूखे मर रहे हैं? इतना महंगाई कर दिए हैं कि गरीबों का पेट नहीं भर रहा है। जो 400-500 कमा रहे हैं, जिसको 10 परिवार हैं, वो कैसे खिया जाएगा? 50 रुपया 100 रुपया किलो हर चीज बिक रहा है। महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, महंगाई पर ध्यान देना चाहिए कि गरीबों कम से कम गरीबों तो जिए, खाली अमीर जिए।
आप कुछ बता रही हैं, बताइए। महंगाई कम करनी चाहिए और क्या। आप जैसे नौजवान हैं, क्या सोचते हैं बजट को लेकर के? कल सरकार बजट लाएगी अपना, पूरे देश में कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, कुछ महंगी हो जाएंगी, किस चीज़ पर ध्यान देना? अभी महंगाई बहुत जो बड़ी है ना, वो गरीबों को बहुत नुकसान हो रहा है उसमें। बस गरीबों का भला हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है बस। तो गरीबों का भला होना चाहिए। भाई साहब आप बताएंगे? चाचा से पूछते हैं। चाचा ये बताइए, बजट इतनी बार आता रहा है, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? अरे क्या होना चाहिए भाई, महंगाई कम हो और क्या होना चाहिए? महंगाई कम हो? हाँ, खाली महंगाई कम हो बस, और कुछ नहीं। देखिए, आम आदमी की दरकार ये है कि महंगाई कम हो, और निर्मला सीतारमण कल जब बजट पेश करें तो टैक्स कम करें, कुछ ऐसा करें कि गरीब का जो रोजगार है उसको रोजगार मिले। रोजगार को लेकर लोगों में चिंता जरूर दिखाई दी है। इसी के साथ साथ लोग ये चाहते हैं महंगाई कम हो, ताकि जो उनकी आमदनी है उसमें इजाफा हो और उनका घरेलू खर्च है वो चल सके। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर ने करगिल का दौरा किया और डिस्ट्रिक्ट ट्रॉमा अस्पताल का जायजा लिया। वो 12वीं CEC आइस हॉकी कप के फाइनल मैच के मौके पर मेहमान खसूसी थे। फाइनल मैच पाकम और द्रास रेड के बीच खेला गया। द्रास रेड ने जीत दर्ज की। करगिल के लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौरे से काफी उम्मीदें वाबस्ता है, ताहम माथुर ने इस मौके पर मीडिया के साथ बात नहीं की। गेम पे आगाज करेंगे। उन्होंने 20 दिन की जो ट्रेनिंग के अटेंड करने के बाद इस चैंपियनशिप 2020 में कुल मिला के 13 टीमों ने हिस्सा लिया। गेम पे आगाज करेंगे। उन्होंने 20 दिन की जो ट्रेनिंग। लेह में खेलो इंडिया के तहत महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से आइस हॉकी टूर्नामेंट का आगाज किया गया। इसके इनकाद में LAHDC और कैंटर स्पोर्ट्स क्लब ने भी ताउन फराहम किया है। टूर्नामेंट में 13 टीमें शिरकत कर रही हैं। DC लेह सचिन कुमार ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस बीच गुवाहाटी में मुनक्किदा खेलो इंडिया के तहत बॉक्सिंग 2020 मुकाबला लेह की फरहाना इलियास ने पहला मुकाम हासिल किया है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा भी गया। का मेन मकसद यही है कि इस टूर्नामेंट के तहत हर एक खिलाड़ी जो रिमोट से रिमोट एरिया में बैठा हो तो उनको भी इस स्कीम का फ़ायदा मिले। तो ये रिमोट से रिमोट एरिया तक हम इसमें बच्चों को लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी पता है, हाल ही में यहाँ पे लद्दाख मिलिट्री की तरफ से पहली बार यहाँ से टीम, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और बॉक्सिंग की टीमें यहाँ से गई थी, जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि गुवाहाटी में इस बार हुआ था। वहाँ पे हमारे एक महिला बॉक्सर जिनका नाम फरहाना इलियास है, उन्होंने उसमें भी वहाँ पे अपना नाम कमाया, अपने लद्दाख का नाम कमाया और वहाँ पे उन्होंने इस अपने बॉक्सिंग कैटेगरी 69 वेट कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे उन्होंने हासिल किए। तो लिहाजा इसी मुद्दे के तहत कि हम हर जगह जितने भी जहाँ भी टैलेंट छुपा हो उस टैलेंट को बाहर निकालें, तो यही इसी खेलो इंडिया का मेन यही इसका थीम है। मुस्लिम रिजर्वेशन के हवाले से महाराष्ट्र में अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। बीजेपी की साबिका हुकूमत ने इस बारे में कोई ऑर्डिनेंस नहीं जारी किया था, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी की हुकूमत के जरिए जल्द ही मुस्लिम रिजर्वेशन से मुतल्लिक एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने अक़लियती वजीर नवाब मलिक से बातचीत की। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। नवाब भाई, ये बताइए कि जो एक पिछली सरकार में जब आप थे उस दौरान आपने जो बिल पास किया था, बीजेपी की सरकार ने उसमें अध्यादेश लाए, जो बिल खराब हो गया। अब मुसलमानों को आरक्षण को लेकर ये सरकार क्या कर रही है? देखिए, जब भी महाराष्ट्र में संयुक्त सरकार थी कांग्रेस एनसीपी की, तब मराठा 16% आरक्षण और मुसलमानों को 5% आरक्षण का हमने ऑर्डिनेंस निकाला था। जो सरकार बदलने के बाद लैप्स हो गया, मराठा आरक्षण का दबाव बना, तब नया बिल लाके पारित किया गया। लोग न्यायालय में गए थे, न्यायालय ने शिक्षण को लेके किसी भी प्रकार का आदेश रोक नहीं दिया, उसमें वो जारी रहना चाहिए था। लेकिन पिछले सरकार ने वो बिल नया लाके वो बिल को पुनर्जीवित नहीं किया, इसकी वजह से वो लैप्स हो गया।
अब महाराष्ट्र में सरकार बदली है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जब तीनों पार्टियों ने बैठक की, उस वक्त ये तीनों पार्टियों में सहमति बनी है कि 5% आरक्षण का बिल लाना है और कहीं ना कहीं सरकार उस पर विचार कर रही है। कानूनी राय लेके बिल लाया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस लीडर और ठाकरे हुकूमत में वजीर असलम शेख ने भी महाविकास अघाड़ी की हुकूमत के जरिए मुस्लिम रिजर्वेशन से मुतल्लिक एक ऑर्डिनेंस लाए जाने की तस्दीक की है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस और जब एनसीपी की सरकार थी तभी ये मराठा और मुस्लिम के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट में भी जो है मुस्लिम रिजर्वेशन और मुस्लिम और जो बैकवर्ड क्लास के लोगों का रिजर्वेशन को कोर्ट ने भी माना था और उसको सही करार दिया था। अभी हमारा जो ये 3 सरकार जो मिलके जो पार्टियों ने मिलके सरकार बनाई है उसमें ये है, और जो ये जो निर्णय लिया गया था उस वक्त रिजर्वेशन का उस पर कायम है और वो रिजर्वेशन होगा। नहीं, इसमें कोई खराब और सही नहीं होता है। सरकार ने अपना निर्णय लिया है और सरकार के मिनिमम प्रोग्राम में है। और सबसे बड़ी बात तो कि देश में कोर्ट को मानेंगे कि नहीं। अगर कोर्ट ने भी कहा है कि रिजर्वेशन जो दिया गया वो सही है तो उसको लागू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत। महाविकास अघाड़ी मुस्लिम रिजर्वेशन के हवाले से एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। ऐसी सूरत हाल में बीजेपी ने इस हुकूमत के फैसले पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि अगर हुकूमत मजहब के नाम पर रिजर्वेशन देगी तो पार्टी उसकी मुखालफत करेगी। 20वीं सदी के वस्त में जिन शायरों ने अपने अलग लहजे से अपनी पहचान बनाई उनमें एक अहम नाम शाज तमकानत का भी है। उनका आज 87वां यौम पैदाइश है। इस मौके पर पेश है शाज तमकानत की शख्सियत और फन पर एक मुख्तसर रिपोर्ट। नाज़रीन, आप मेरा ज़मीर बहुत है मुझे सजा के लिए, तू दोस्त है तो नसीहत न दे खुदा के लिए। कोई तो आके रुला दे कि हंस रहा हूं मैं, बहुत दिनों से खुशी को तरस रहा हूं मैं। ये और इन जैसे न जाने कितने अछूते शेर कहकर शाज तमकनत ने अपने गहरे तासुराती लहजे के जोर पर शायरों के हुजूम में न सिर्फ अपना अलग मकाम बनाया बल्कि उर्दू शायरी को एक मुनफरिद रंग सुखन देने में भी कामयाब रहे। शाज तमकनत ने ज्यादा उम्र नहीं पाई, लेकिन जितना वक्त भी कुदरत ने उन्हें अदब की तख्लीक के लिए दिया उसमें उन्होंने इतना शानदार और जानदार शेरी सरमाया उर्दू जुबान के लिए छोड़ा जिसके लिए कई उम्रें दरकार हैं। शाज तमकनत का असल नाम सैयद मसलहुद्दीन था। वो 31 जनवरी 1933 को हैदराबाद के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। स्कूली तालीम के बाद उन्होंने हैदराबाद की जामिया उस्मानिया से उर्दू में BA और MA की डिग्रियां हासिल की। बाद में उन्होंने मशहूर शायर मखदूम मोहिउद्दीन के फन और अदबी कारनामों पर PhD की। शाज ने लड़कपन में मसलहुद्दीन अतहर के नाम से शायरी शुरू की जिसमें अतहर उनका तखल्लुस था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने शाज तमकनत का नाम इख्तियार कर लिया और फिर इसी नाम से उन्हें जाना भी गया और शोहरत भी मिली। दौरान तालीम शाज तमकनत को कई तरह की नौकरियां करनी पड़ी। बाद के जमाने में उन्होंने दर्स व तदरीस को पेशा बना लिया। कई कॉलेजों में मुलाजमत के बाद आखिरकार वो अपनी मादरी दरसगाह जामिया उस्मानिया के शोबे उर्दू से बतौर डीन वाबस्ता हो गए। शाज तमकनत को नज्म और गजल दोनों पर उबूर हासिल था, लेकिन गजलों ने उन्हें बहुत शोहरत दी। उन्हें बड़े बड़े मुशायरों में बुलाया जाने लगा। शाज का पहला शेरी मजमुआ 1966 में तराशीदा के उन्वान से मंजर आम पर आया और हाथों हाथ लिया गया। वक्त के अहम तरीन अदीबों को भी शायरी की इस नई आवाज ने चौंका दिया। दूसरा शेरी मजमुआ बयाज शाम के नाम से, तीसरा नीम ख्वाब के उन्वान से और चौथा वर्क़ इंतखाब के उन्वान से शाया हुआ। कुलियाते शाज तमकनत की शक्ल में शाज का तमाम शेरी सरमाया यकजा हो चुका है और मखदूम मोहिउद्दीन पर जो तहकीकी मकाला उन्होंने PhD के लिए तहरीर किया था वो भी छप गया है। शाज को अपनी जिंदगी में शोहरत के अलावा इज्जत भी मिली। इम्तियाज मीर और आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी अवार्ड जैसे एजाज भी हासिल हुए।
मगर उनकी बेचैन रूह को करार न था। 18 अगस्त 1985 को हैदराबाद में उनका सिर्फ 52 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्हीं तकलीफदेह दिनों में कहा हुआ ये शेर शाज़ तमकनत ने यकीनन अपने लिए ही कहा होगा।